आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में बिहार पुलिस 2025 से संबंधित हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। बाकी आज है 15 जुलाई और कल से आपका एग्ज़ाम यानी कि 16 जुलाई से होना शुरू हो जाएगा और 3 अगस्त तक कंटिन्यू चलेगा। और हम यह भी कह सकते हैं अब आपके एग्ज़ाम में समय नहीं बचा हुआ, कहाँ कि कल से आपका एग्ज़ाम है, इसलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। बस आपसे ही एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को लास्ट तक देखिएगा तब कमेंट करिएगा, बाकी हर क्वेश्चन को हम डिटेल से समझते चलेंगे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में अलंकार है। पहली बात तो यह है, अब ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि इसमें है भैया अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार कहते किसे हम यह समझ लेते हैं, यानी कि जहाँ पे भैया वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है उसी को बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। जैसे कि इस क्वेश्चन या इस प्रश्न में मैं वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई, जैसा कि हम देख भी सकते हैं। यहाँ पर भी मैं यानी कि मुदित मनोहर मानस देखा, यानी कि मैं वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, तो कहने का मतलब वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम आ जाते हैं अपने ए नंबर ऑप्शन में। बाकी इसका आंसर बी वाला है। अगर हम ए वाले हम ऑप्शन पे आएंगे, कहने का मतलब यमक अलंकार में। अब यमक अलंकार उसे कहते हैं जहाँ पे शब्दों की आवृत्ति, यहाँ पे भैया वर्णों की आवृत्ति और यहाँ पे शब्दों की आवृत्ति, जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है उसी को बोला जाता है यमक अलंकार। जैसे कि कनक कनकते सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय वा पाए बौराय जग वा खाए बौराय। अब यहाँ पे कनक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। अब यहाँ पे भैया पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। अभी सोना, इस सोने वाला सोना नहीं भैया, गोल्ड है। जैसे कि जब कोई व्यक्ति अगर आवश्यकता से अधिक अगर गोल्ड या सोना पा जाता, अगर 1 कुंटल अगर सोना पा गया तो उसका दिमाग भैया हो जाता खराब। उसी प्रकार से अगर धतूरा अगर वह अधिक खा लेता है तो एकदम अंट संट कुछ भी बोलने लगता है, यानी कि वहाँ पे होता है यमक अलंकार। अब सपोज दैट अगर हम यहाँ पे आते हैं भैया क्या है उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार का सबसे खतरनाक ट्रिक यह होता है कि इसमें वाचक शब्द सा आता है। जैसे कि अगर यह कहा जाए कि नीलिमा चंद्रमा के समान सुंदर है, नीलिमा चंद्रमा के समान सुंदर, यानी कि यहाँ पे नीलिमा की तुलना की गई है चंद्रमा से। हम यह भी कह सकते हैं जब किसी प्राणी या वस्तु की तुलना किसी बहुत ही प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है उसी को बोला जाता है उपमा अलंकार। अब हम आते हैं भैया रूपक अलंकार में। अब रूपक अलंकार उसे कहते हैं जहाँ पे उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। जैसे यह कहा जाए मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ, यानी कि चंद्रमा को ही खिलौना बता दिया गया, यानी कि इसमें कोई डिफरेंस हुआ, इसमें कोई अंतरवा नहीं। इसे कहा जाए चंद्र खिलौना लाई हूँ, यानी कि चंद्रमा को ही यहाँ पे खिलौना बता दिया गया, लेकिन इसका अपोजिट, ठीक अपोजिट होता है उपमा अलंकार। यहाँ पे तुलना कराया जाता है और इसका सबसे आसान ट्रिक होता है, इसमें वाचक शब्द सा छिपा होता है। बाकी अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब हम यह जान लेते हैं कि वह 3 प्रकार होते कौन कौन से हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के, यानी कि पहला हो जाएगा उत्तम पुरुष, पहला हो जाएगा उत्तम पुरुष, एंड दूसरा हो जाएगा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरा हो जाएगा अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम। अब मैं और हम कैसे आता है, जैसे अगर कहा उत्तम का मतलब होता है सबसे बढ़िया। अगर जैसे अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए कि सबसे बढ़िया या सबसे अच्छा कौन है तो अपने आप के बारे में बताएगा, यानी कि मैं या हम। उत्तम पुरुष बहुत आसान ट्रिक है। और मध्यम पुरुष में आता है केवल तुम, यानी कि जब सामने वाले व्यक्ति से जब कोई बात करता है, यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो या तू कहाँ जा रहा, बाकी तू शब्द नहीं बोलना चाहिए, तुम कहाँ जा रहा, यानी कि मध्यम पुरुष।
और जितने भी यानी कि इन तीनों को छोड़ करके भी जितने भी सर्वनाम हुआ आएंगे अन्य पुरुष में, जैसे वह हो गया, वे हो गए आदि, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यही सही है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यह जान लीजिए कि जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में लिए गए किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। बाकी हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। पहली बात तो यह है, अब इसमें पूछा कि इन 4 विकल्पों में से सकर्मक क्रिया कौन सी है। तो पहले हम यह जान लेते हैं कि क्रिया होती कितनी प्रकार की, यानी कि क्रिया होती है 2 प्रकार की। एक होती है सकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें भैया क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, और अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें भैया क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है। अब इसमें पूछा है अगर सकर्मक क्रिया, तो हमारा ऑप्शन डी वाला ही होगा। अब कैसे, जैसे लिखा है कि सीता वीणा बजा रही है। अब यहाँ पे भैया सीता अगर वीणा बजा रही है, ये हमारी है भैया क्रिया। अब इस क्रिया का जो भैया सीधे जो प्रभाव पड़ रहा है वो भैया कर्म पर पड़ रहा है। अगर पूछा जाए कि क्या बजा रहा है, यानी कि उसका आंसर आएगा वीणा बजा रहा है, यानी कि हमारा आंसर डी ही हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अब हमारा क्वेश्चन है, अनु ने देखकर निबंध लिखा। तो भैया इसमें हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन, अर्थात कहने का मतलब यह है पूर्वकालिक क्रिया। अब हम यह जान लेते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया कहते किसे, अर्थात कहने का मतलब यह है जब भैया वाक्य में जब कर्ता जब किसी एक काम को समाप्त करके जब वह दूसरा काम करना शुरू करता है, उसी को बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कि इस क्वेश्चन में यह बोला है कि अनु ने देखकर निबंध लिखा, अर्थात कहने का मतलब है कि अनु ने पहले भैया देख लिया है, उसके बाद तब निबंध लिखना शुरू किया है। बाकी इसकी एक पहचान भी होती है, वाक्य में आएगा कर शब्द। कहने का मतलब अगर इसका हम दूसरा अगर उदाहरण अगर जानना चाहें, जैसे अगर कहा जाए मोहन नहाकर विद्यालय गया, मोहन नहाकर, अब देखिए यहाँ पे कर शब्द आ रहा है, मोहन नहाकर विद्यालय गया। अब उसने पहले यानी कि मोहन ने पहले स्नान कर लिया है या नहा लिया है, उसके बाद तब विद्यालय गया, यानी कि यहाँ पे कर्ता ने पहला काम समाप्त करके फिर दूसरा काम किया है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि भैया पूर्वकालिक क्रिया होगी। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर के ढोल सुहावने लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। पहली बात तो यह है सुहावने लगना अर्थात भाना। अब एक बात, अगर हम चारों ऑप्शन में अगर हम डी वाला ऑप्शन देखते हैं तो डी वाला ऑप्शन एकदम नहीं होगा। क्यों, इसलिए नहीं होगा, जैसे अगर कभी भी मुहावरे में जो शब्द लिखा गया है सपोज दैट वही सेम शब्द अगर ऑप्शन में भी दे देता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है दूर के ढोल सुहावने लगना, और वही इसमें भी लिखा ढोल की ध्वनि दूर से ही अच्छी सुनाई पड़ती, यानी कि सेम वही इसका मीनिंग दे रहा है, तो एकदम 1% होगा ही नहीं। बाकी अब ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा। अब कैसे होगा ये भी आपको बताया जाता है, बी वाला ऑप्शन कैसे होगा। अनदेखी वस्तु भाना, कहने का मतलब यह है कि जिस वस्तु को या जिस चीज़ को या जिस सामान को हम देखे नहीं रहते हैं वो भैया बहुत ही हमको सुंदर प्रतीत होती है। तो वही है ना कि दूर के ढोल, यानी कि अब दूर पता नहीं क्या हो रहा है हमसे 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर, लेकिन अगर हमको सुनाई देता है कि वहाँ पे बहुत बढ़िया प्रोग्राम है या कोई ऐसी वस्तु आ गई है कि जिसको कभी देखा ही नहीं गया है, तो वो लगे कि यहाँ बहुत बेहतरीन एकदम जानी ब्रह्मांड से एकदम वो उतर गया सामान। इसलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अनदेखी वस्तु भाना, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसे लगी। बाकी धन्यवाद।